नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आए दिन किताबों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से महिलाओं पे बड़े पैमाने पर बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। लेकिन आज महिला सशक्तिकरण क्या, महिला के अंदर ऐसा भाव उजागर हुआ है जिससे कि जो महिला हैं स्वावलंबी हों और अपने आप में एक दूसरे की रक्षा कर सकती हों। और आज 74 साल देश को आजाद हो गए। तो हमारे बीच में इस समय सीमा माथुर जी जो प्रोफेसर हैं। सीमा माथुर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम, इस समय जो बात है सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सभी लोग जो पुराने अगर हम ग्रंथ पढ़ें, किताबें पढ़ें तो सभी में ये लिखा है कि महिला को सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावना है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय पर जो है ये परिचर्चा रख रहे हैं। आज महिलाओं के सशक्तिकरण से अभिप्राय ये है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण मतलब महिलाएं डिसीजन मेकिंग कैसे लें, किसी भी क्षेत्र में वो अपने बारे में कैसे निर्णय ले सकती हैं। यहाँ तक कि खाने पीने ओढ़ने की बात तो ठीक है कि आप अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में आप जो है अधिकार के साथ साथ जो है ये सुनिश्चित कर पाए कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो जहाँ तक आपने ग्रंथों की बात की है, तो अगर ग्रंथों की बात करें, खास करके जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो मनुस्मृति है, चाहे वो वेद है, चाहे पुराण है, अगर इनको देखें तो वेद और पुराणों में महिलाओं की स्थिति को बहुत उच्च बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं जो है पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती हैं, इसके साथ बराबर उनके साथ जो है वेदों का ज्ञान रखती हैं, शिक्षा प्राप्त करती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, खास करके जो मनुस्मृति का टाइम आता है, तो उसमें जो महिलाओं की स्थिति है समाज में वो सेकेंडरी कर दी जाती है, दोयम दर्जे की कर दी जाती है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष न मान करके उनको उनके ऊपर आश्रित बना दिया जाता है। जैसे कि ये कहा गया है कि जो महिला है वो पुरुष के अधीन रहेगी जीवन भर। बाल्यकाल में वो अपने पिता के ऊपर निर्भर रहेगी, शादी हो जाएगी तो वो अपने पति के ऊपर निर्भर रहेगी, और जब बुढ़ापे में अपने पुत्र के ऊपर जो है वो आश्रित रहेगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि महिला का पूरा जीवन जो है वो पुरुष के ऊपर जो है वो आश्रित है। और तो इस वजह से जो एक निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को कहीं पर भी आगे नहीं रखा गया। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें, हम वर्तमान समय की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष और इवन महिलाएं भी हुई जिन्होंने महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की, सशक्तिकरण की बात करी कि उनको भी उतने ही अधिकार है पुरुष के बराबर, कि वो हर क्षेत्र में, मतलब उनका जो दायरा है वो सिर्फ घर की चार दीवारी नहीं है। क्योंकि अब आज आप देख रहे होंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में आ रही हैं, तो वो क्यों आ पा रही हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारा भारतीय संविधान, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाकी साथियों के साथ मिलकर के लिखा। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद महिलाओं को ये जो आज आजादी मिल रही है, बराबर के अधिकार मिल रहे हैं, वो आगे आके अपनी बात रख सकती हैं, तो वो आगे नहीं आ पाती। मैडम, मैं आपको रोकूंगा। जिस तरीके आपने बताया कि महिला को जो अधिकार मिल रहे हैं ये संविधान के तहत मिल रहे हैं, क्या संविधान के तहत उन दलित महिलाओं को या बहुजन महिलाओं को मिल रहे हैं, या जो भारतवर्ष की जो महिलाएं उनको सभी को मिल रहे हैं? जी, तो जहाँ तक बात करें हम संविधान की, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान सभी को बराबर अधिकार देता है। तो सभी का मतलब ये है कि उसमें पुरुष भी शामिल है और उसमें महिलाएं भी शामिल है, चाहे वो अपर कास्ट की महिला हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की महिला हो, शेड्यूल ट्राइब्स की महिला हो, या फिर वो माइनॉरिटी की महिला हो। महिलाएं मतलब सभी महिलाएं और पुरुष मतलब सभी महिलाएं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, माइनॉरिटीज है, या फिर जनरल जो कैटेगरी से हैं। तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। तो संविधान का आर्टिकल 14 अगर ये कहता है कि सभी लोग समान हैं कानून की नजर में, सभी लोग का मतलब ये है कि महिलाएं और पुरुष दोनों, और या फिर अगर हम कास्ट के आधार पर बात करें, जो कि आप जानते ही अच्छी तरह से कि हमारी जो भारतीय समाज व्यवस्था रही है वो जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था आधारित समाज है, तो उसमें जो महिलाओं की स्थिति, या फिर ये कहें कि पूरे समाज में जो दलित समाज है उसकी स्थिति बहुत खराब रही है। तो उस समय ये संविधान ने सिक्योर किया
कि महिलाओं को भी आगे आना है, को भी जब लग जाता है तो देयर आर सम एफर्ट्स टू गिव स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू द विमेन और टू द शेड्यूल कास्ट पीपल, शेड्यूल ट्राइब्स पीपल, इवन माइनॉरिटी। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो राज्य को ये जिम्मेदारी देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो ये जिम्मेदारी देते हैं राज्य को कि आप जो है सशक्तिकरण का प्रयास कीजिए। तो वो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उनके शिक्षा को लेकर हो, और चाहे वो उनकी राजनीति में भागीदारी को लेकर के हो। तो संविधान की वजह से आज हम बराबरी की हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो आर्थिक समाज है, चाहे वो सामाजिक समाज है, कोई भी फील्ड है, घर की चार दीवारी से निकल करके महिलाएं आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो आ पा रही हैं? क्या ये समाज उनको आने दे रहा है? क्या उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है? क्या उनको अवसर मिल रहे हैं? तो संविधान सबको बराबर हक देता है, बराबर प्रतिभाग देता है, प्रतिनिधित्व देता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, ये जो पुरुषवादी जो मानसिकता और सोच है, उसकी वजह से वो महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं। जैसे जो ये हमारा समाज महिलाओं को जैसे बनाता चला जाता है, वैसी ही वो बनती चली जाती हैं। तो वो खुद भी कभी कभी रियलाइज नहीं कर पाती हैं कि हम भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो जहां तक आपने महिलाओं के अवसर की जो बात की है, तो एक हमारा संविधान है जो महिलाओं को बराबर अवसर प्रदान करता है उनके सशक्तिकरण के, एम्पावरमेंट के, कि आप जो है अपने लिए डिसाइड कर सकती हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप अपनी शिक्षा, अपने खान पान से लेकर के आप अपने रोजगार तक जो डिसाइड कर सकती हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो वन ऑफ द पार्ट टू मेक एम्पावर ऑफ अ विमेन। तो वो देने के बाद महिलाएं सशक्त महसूस करती हैं। लेकिन अब आगे जो जिम्मेदारी है वो राज्य की हो जाती है। क्या राज्य ने ऐसे प्रोविजन किए हैं जो संविधान हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू जिम्मेदारी देता है राज्य को कि महिलाएं भी बराबर की शिक्षा की हकदार हैं? तो अगर हम आज भी बात करें तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, किसी भी स्टेट के आप जो रूरल बैकग्राउंड में आप ले लीजिए कि स्त्रियों को अभी भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। या फिर हम ये देखें कि राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, या फिर यूपी के जो विदर्भ जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी के पीने की समस्याएं बहुत होती है। तो राजस्थान की जो महिलाएं वो मीलों लंबी जो है वो दूरी तय करके तब वो पानी लेके आ पाती हैं। तो वो पीने के पानी को मुहैया ना कराना कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। क्योंकि जो घंटों वो लगा रही हैं पानी लाने के लिए, वो उस समय का कहीं और उपयोग कर सकती हैं, तो वो नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्या कहीं कहीं देखा गया है कि जो महिला वो कहते हैं कि भाई ये शक्ति है, मातृ शक्ति कहा जाता है, देश की जननी कहा जाता है, भारत की जननी कहा जाता है। उसके बावजूद कहीं कहीं देखने में आता है, कहीं नहीं अधिकतर देखने में आता है कि जब खाने पीने की बात होती है तो महिला सबसे बाद में खाएगी। कहीं कहीं दावत वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे भी महिला को बाद में ही खिलाया जाता है। तो मतलब इस तरीके से जो कुछ रूढ़ी व्यवस्था है और महिलाओं के दिमाग के अंदर ऐसा एक फतूल पैदा कर दिया है कि भाई आप जब तक इस काम को नहीं करेंगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी। मतलब एक सीधी सीधी हम बात करें कि दिमाग को बहुत ज्यादा कैप्चर कर रखा है। तो इन सब चीजों से निकलने का क्या साधन है? सर, सबसे पहले तो हमें ये जो धार्मिक ग्रंथों में जो मान्यताएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो टैबूज क्रिएट किए गए हैं, उनको तोड़ना होगा। जो ये पितृसत्तात्मक समाज में जो बाउंडेशंस महिलाओं पर तय की गई है, तो उनको महिलाओं को खुद ब्रेक करना पड़ेगा और जो पुरुष को उसको साथ देना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं के साथ साथ जब तक पुरुष अपनी सोच को नहीं बदलेंगे कि महिलाएं भी एक इंसान है, उसको भी बराबर आने का हक है, वो भी हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर सकती है। तो ये मान्यताओं के साथ साथ धार्मिक मान्यताएं सर तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आप ये देखो कि धर्म के नाम पर महिलाओं को कहीं देवदासी बना के जो है वो मंदिरों में पेश कर दिया जाता है, जो अगर हम लीगल भाषा में बोले उसको तो दैट इज द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन ऑन रिलीजियस बेस। कि धार्मिक आधार पर आप महिलाओं से जो है उनका शारीरिक और यौनिक जो है शोषण कर रहे हैं, और वो मान्यता के साथ है कि उसको समाज मान्यता दे रहा है, तो वो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, उसको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को महिलाओं के लिए
व्यवस्था करनी होगी एजुकेशन की। जैसे अगर हम अभी आज के समय की बात करें कि इस पैंडेमिक दौर में जो है जो टेक्निकल एजुकेशन जो शुरू हुई है, ऑनलाइन जो शिक्षा शुरू हुई है, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एंड्रॉइड स्तर पर जो है वो महिलाएं काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात की अभी सीमा माथुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि और महिला सशक्तिकरण के ऊपर की चुनौतियां तो हमेशा महिला के साथ रही हैं, और संभावना बता दिया कि आप जितना एजुकेशन की तरफ दौड़ेंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो अपने आप ही संभावनाएं बनकर आ जाती हैं। सीमा जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों महिलाएं देख रहे हैं, तो उन महिलाओं से और उन लाखों लोगों से क्या अपनी संवेदना प्रकट करना चाहती हो? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ सरकार से, समाज से, खास करके महिलाओं से, कि आप जो आपके रास्ते में जो भी बाधा बन रहे हैं, जो भी रोड़ा बन रहे हैं आपके विकास के मार्ग में, आप उनको हटा दीजिए। क्योंकि ये जो पुरानी जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनको तोड़िए। कहीं ना कहीं ये जो रूढ़ियां और जो परंपराएं हैं वो डर क्रिएट करती हैं। उस पुरानी परंपरा क्या मैडम, क्या पुरानी परंपरा, क्या पुराने कपड़े पहनना है, पुरानी वो क्या मतलब क्या है, खुल के बताएं उसे। इसका तात्पर्य ये है कि जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, जो धर्म को लेकर के कि पूजा पाठ करेंगे तभी एक मैं यहाँ पर बात कहना चाहूंगी, सॉरी टाइम ज्यादा ले रही हूँ। तो देखिए, धर्म हमेशा किस तरह से डर पैदा करता है। अभी कोरोना चला, जो पूरे पैंडेमिक काल में जो मूर्तियां हैं उनको मास्क पहनाया गया, उनको सैनिटाइज किया गया, एक सफाई कर्मचारी उनको सैनिटाइज कर रहा है, मास्क पहना रहा है। तो ये मूर्तियां क्या हमारा भला कर सकती हैं? लेकिन डर किस तरह से पैदा किया जाता है, अगर तुमने ये पूजा पाठ नहीं किया तो तुम्हारे पति को ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को ये हो जाएगा। तो वो उस डर के दायरे से वो महिलाएं कभी बाहर नहीं आ पाती। या फिर हम ये कहें कि धर्म के नाम पर ऐसी बहुत सारी जो प्रथाएं हैं, जैसे आप देवदासी प्रथा ले लीजिए, जोगिनी प्रथा ले लीजिए, तो ये तो समाज में जो है वो मान्यता प्राप्त ऐसी कुरीतियां हैं जिसको समाज चला रहा है, तो उसको तोड़ना होगा। तो उसमें महिलाओं को भी आगे बढ़ करके आना होगा कि हमें विरोध करना होगा उस चीज से। आप देख लीजिए कि जो ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं काम करती हैं, दूसरे जो सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनके खेतों में काम करती हैं, तो वो सिर्फ खेतों में काम करती है तो इजीली एक्सेसिबल समझ लिया जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी, हम इनके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। या फिर जो छुआछूत का जो भेदभाव है, तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं हमारे समाज में, उनसे जो है उनको तोड़ना होगा, उन टैबू से आगे निकलना पड़ेगा। महिलाओं को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और साथ में जो पुरुष हैं उनको महिलाओं के खिलाफ जो उनके मन में भी ये क्रिएट किया गया है कि महिलाएं जो है वो हमेशा पुरुष के नीचे रहेंगी, तो वो उसको भी छोड़ना होगा, त्यागना होगा। क्योंकि अब उनको ये एहसास होना चाहिए कि महिला और पुरुष जो है वो जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर वो आगे पीछे चलेंगे तो वो जीवन सही से नहीं चलेगा। तो एक दूसरे का साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके, उनको गरिमा दे करके ही आगे जो है एक सफल जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता है। और जब अपने जीवन में लोग सफल होंगे तो इस समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते महिला सशक्तिकरण पे अगला विषय को लेकर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.